हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम अपने चैप्टर को फिनिश करेंगे, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। हम इस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे। इस वीडियो में हम समरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। पहले हम समरी पर आते हैं। हमने इस चैप्टर में एग्जैक्टली पढ़ा क्या? कॉलोनियल रूल। तो पहले हमने कॉलोनियल रूल देखा। व्हाट डू वी मीन बाय कॉलोनियल रूल? हमने सबसे पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि कॉलोनियल रूल क्या होता है, क्या कहते हैं। सो उसके बाद आता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। हमने अपनी पहली वीडियो में ये दो चीज़ें कवर की थी, दैट व्हाट इज़ अ कॉलोनियल रूल एंड व्हाट इज़ द स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अब कॉलोनियल रूल की डेफिनेशन होती है दैट इट इज़ व्हेन वन कंट्री इज़ अ रूलर और दूसरी कॉलोनी होती है। ब्रिटिशर्स 1752 में आए थे बैटल ऑफ प्लासी से। इंडिया को फीडर इकोनॉमी के जैसे ट्रीट किया, उसको एक्सप्लॉइट किया, उसके नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। और वी स्टडीड अबाउट दी स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो एक स्टक होती है एक जगह या फिर बहुत स्लो होती है जिसकी डेवलपमेंट, उस इकोनॉमी को स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं। अब फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल रूल। अब इंडिया बिफोर कॉलोनियल रूल भी हम कर चुके हैं। एग्रीकल्चरल 85% पॉपुलेशन में रहता था। ग्रो सिर्फ फूड क्रॉप्स ग्रो होते थे और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारा इंडिया बहुत फेमस था। कमर्शलाइजेशन नहीं थी तब। ट्रेड विदाउट रिस्ट्रिक्शंस हम इंजॉय करते थे और बहुत प्रॉस्परस और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थी हमारी। नेक्स्ट हमने पढ़ा एग्रीकल्चरल सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या ब्रिटिशर्स ने डिफरेंस लाया बिफोर एंड आफ्टर द कॉलोनियल रूल। सो ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल ब्रिटिशर्स ने ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया विच वॉज ऑल्सो नोन एज द लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ज़मींदार को नॉमिनल हेड बना दिया और वो लगान कलेक्ट करते थे फार्मर्स से और वो लगान वो लोग जाके ब्रिटिशर्स को देते थे। कमर्शलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया। क्रॉप्स को मार्केट में बेचने के लिए ग्रो किया जाता था, दैट इज़ व्हाट इज़ कमर्शलाइजेशन। फार्मर्स को कैश क्रॉप्स उगाने के लिए फोर्स किया जाता था क्योंकि बिफोर द कॉलोनियल पीरियड इंडिया में से फूड क्रॉप्स ग्रो होते थे। उनको ब्राइब किया जाता था, उनको हाई प्राइसेस दिए जाते थे कैश क्रॉप्स के लिए ताकि वो कैश क्रॉप्स उगाएं। ब्रिटिशर्स इन क्रॉप्स को रॉ मटेरियल्स के तरीके से यूज़ करते थे। ये यहाँ पर इंडिगो, कॉटन, जूट ऐसे कैश क्रॉप्स उगवा के उनको ब्रिटेन लेके जाते थे, वहाँ मैन्युफैक्चर करके वापस यहाँ रॉ फाइनल प्रोडक्ट्स के तरीके से लेके आते थे। लो प्रोडक्टिविटी हो गई थी एंड हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी। क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी हो गई थी क्योंकि हमारे पास लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी और फर्टिलाइजर्स का बहुत निग्लेजिबल यूज़ था बिकॉज बहुत कंजर्वेटिव थी उस वक्त हमारी इंडियन सोसाइटी। और हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इसलिए थी क्योंकि बारिश पे लोग डिपेंडेंट होते थे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, सो वी डिडंट हैव अ सर्टेन income in the agricultural sector. Next, we studied about industrial sector on the eve of independence. We studied about deindustrialization, कि how India become a supplier of raw material and a consumer of finished goods. Discriminatory tariff policy पढ़ी थी हमने कि no restriction on entry of exit of goods from Britain or there was no restriction on export to Britain and heavy duties on export to other countries. Lack of capital goods industries, change in pattern of demand and negative effect of railways. लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ हो गई थी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना भी था वो सब ब्रिटेन में सेटअप किया गया था। इंडिया को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज़ किया गया था जहाँ सिर्फ रॉ मटेरियल्स ग्रो होते थे। यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडियंस खुद अपने गुड्स बनाए। वो यहाँ से सस्ता सामान लेके ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड्स या महंगे में बेचते थे ताकि उन्हें प्रॉफिट हो। नेक्स्ट, चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड इसलिए हो गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स के गुड्स आते थे। अब होता क्या था कि हमने एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर कि इंडियन गुड्स बहुत महंगे होते थे एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश गुड्स बिकॉज उनको हाथ से बनाया जाता था, उनको लाने में टाइम लगता था। अब जो
एक शर्ट जो बनाते थे इंडियंस, उसमें बहुत दिन महीने लग जाते थे, बट वही ऐसी 100 टी शर्टें एक बारी में मशीन से निकल जाती थी इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ऑफ ब्रिटेन। सो वो सस्ते में मिलता था, तो लोगों ने ब्रिटिशर्स के गुड्स खरीदने शुरू कर दिए, तो उनके ट्रेंड, उनके डिमांड में बहुत चेंज आ गया। देन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेलवेज़ यही पड़ा कि रेलवेज़ इंट्रोड्यूस ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए करी। अब वो लोग तो फटाफट ट्रेड कर देते थे, बट इंडियंस का जो सामान होता था वो इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाता था, तो लोगों ने कम यूज़ करना शुरू कर दिया। अब जो लोगों को इजीली अवेलेबल होगा, अफोर्डेबल होगा, लोग तो वही लेंगे। देन वी स्टडीड अबाउट फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का क्या फ़र्क, फॉरेन ट्रेड पर क्या फ़र्क पड़ा ब्रिटिश रूल का। अब इंडिया वॉज अ एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, एंड देयर वाज मोनोपोली कंट्रोल ऑन ट्रेड बाय द ब्रिटिशर्स। स्विस कैनाल इंट्रोड्यूस हुआ इन 1869, और उसको ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करा टू फॉर द ईजी रूट फॉर ट्रेड बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत करा, गवर्नमेंट ने नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज़ इंकरेज करी, जितने भी वॉर एक्सपेंसेस थे उसमें पैसा लगाया ब्रिटिशर्स ने। एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था उसको पे करने के लिए, उसको सेटअप करने के लिए पे किया, और इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स जो सर्विसेज थी उसके लिए हमारा पैसा यूज़ किया। इस सब जितनी हमारी ट्रेड का पैसा था वो इन सब चीज़ों में ब्रिटिशर्स ने अपने मतलब के लिए यूज़ किया। नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट द डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब क्या होता है हमने पढ़ा था कि इट इज़ द एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन दैट वी स्टडी। सो इसमें सबसे पहला था कि फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस was done in 1881 and the year of great divide was 1921। अब इस चीज़ में हमें डेट्स और डेटा बहुत याद रखने की ज़रूरत है। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ और डेथ रेट बहुत हाई था उस वक्त, तो एंड देन लो लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट भी बहुत कम था, इट वाज अबाउट 16% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज लिटरेट। और उस वक्त लिटरेसी का मतलब ये था जो या तो या जो पढ़ लिख या समझ सकता है, ओनली वन लैंग्वेज। और पढ़ मतलब अगर कोई बंदा एक लैंग्वेज, सपोज हिंदी, अगर कोई हिंदी को सिर्फ समझ सकता है या लिख सकता है तो वो लिटरेट माना जाता था सिर्फ। और इतने से लिटरेट को भी सिर्फ 16% था, और वुमेन का तो बस 7%, like it was almost negligible literacy rate। high infant mortality rate था। infant mortality rate was a big problem back then because हमारे पास health conditions बहुत poor थी उस वक्त, health facilities नहीं थी हमारे पास, which is our next point, that there were poor health facilities। infant mortality rate was 248 per 1000, लाइक हर 1000 इन्फेंट्स में से 248 मर जाते थे। नेक्स्ट वी हैव लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ द एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ अ पर्सन लिव्स। सो इस वक्त हमारे इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ ऑलमोस्ट 68, उस वक्त इट वाज 44, मतलब लोग 40 साल से ज़्यादा बहुत कम जीते थे। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, ज़रा सा कोल्ड कफ भी हो जाता था तो भी वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती थी, बिकॉज उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास मेडिसिन नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे। नेक्स्ट वी हैव हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। बहुत पॉवर्टी थी क्योंकि तभी वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, और इस चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी, ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो बहुत वाइड स्प्रेड पॉवर्टी हो गई थी। नेक्स्ट वी हैव ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर दो तरीके थे, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। अब प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन का मतलब है एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर इतना डोमिनेंट हो गया था बाकी के दो सेक्टर पे कि ऑलमोस्ट 85% ऑफ आर पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो हर कोई एग्रीकल्चर में जाता था, वहाँ इतना ओवर क्राउड हो गया, वहाँ इतना ओवर पॉपुलेट हो गया हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर
कि सबकी इनकम्स घटने लग गई। अब एक लिमिटेड, हमारे पास एक फिक्स्ड वो था, अमाउंट था कि हमें इतना ही ग्रो करना है और इतने ही पैसे मिलेंगे। अब लोग चाहे जितने आ जाए वो तो उतना पैसा उनमें बढ़ जाएगा, तो सबकी इनकम बहुत कम होने लग गई। तो इट वॉज प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन एंड सेकेंड वॉज रीजनल वेरिएशन। अब हर जगह अलग अलग टाइप के लोग थे, जैसे पंजाब, हरियाणा, ये सब बहुत एग्रीकल्चरल में थे, लेकिन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब थोड़े इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा थे। नेक्स्ट वी लर्न अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत पुअर कंडीशंस थी और कुछ इफ़ेक्ट करे थे, कुछ एफर्ट करे थे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। बट इट वॉज रेलवेज दे इंट्रोड्यूस्ड, रोड्स दे इंट्रोड्यूस्ड एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स, दे इवन इंट्रोड्यूस पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ। बट ये सब उन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली प्लान किया था ताकि इस चीज़ का फ़ायदा इंडियंस ना उठा पाए। रेलवेज़ का फ़ायदा सिर्फ ब्रिटिशर्स को मिला, रोड्स का फ़ायदा सिर्फ, रोड्स उन्होंने इतनी लिमिटेड कंस्ट्रक्ट करी थी कि सिर्फ उनके ट्रेड रूट्स पे रोड्स कंस्ट्रक्ट हुई थी ताकि कोई और इंडियन उसको यूज़ ही ना कर पाए। और कम्युनिकेशन, जो पोस्ट और टेलीग्राफ आए थे वो इतने महंगे कर दिए कि इंडियंस अफोर्ड ही ना कर पाए, वो सिर्फ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होते थे। Last, we have positive contribution of British rule. In our last video, we studied about the positive contribution of British rule. Negative बहुत सारे थे, but कुछ positive contribution भी थे, like introduction of railways, जो post after the independence हमारे बहुत काम आया. Commercialization of agricultural, जिससे new opportunities दी farmers को, क्योंकि उससे पहले तो सिर्फ हम food crops उगाते थे, हमें नहीं पता था कि हम agriculture से पैसे भी कमा सकते हैं. सो कमर्शलाइजेशन ने पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी दी फार्मर्स को. मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज लाया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि ब्रिटिशर्स से पहले हम सिर्फ बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे. उन्होंने इंडिया में मनी को इंट्रोड्यूस किया और उनका जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वो हमारे लिए छोड़ गए थे वो लोग, कि दे लेफ्ट अ रेडीमेड रेफरेंस फॉर अस टू फॉलो, कि हमें अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बनाना है. तो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया था टू सेटअप अ कॉन्स्टिट्यूशन. हमें प्रोस भी पता थे, हमें कॉन्स भी पता थे कि हमें ऐसा करना है, हमने देखा है कि ऐसा हुआ है, इसका अच्छा रिजल्ट निकला है, और ऐसा हमें नहीं करना है क्योंकि इन्होंने इस तरीके से हमें एक्सप्लॉइट किया था. तो हमारा काफ़ी इफ़ेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल. सो दैट वाज द समरी ऑफ द चैप्टर. अब हम देखेंगे द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो पहले हम देखेंगे 1 मार्कर्स, 1-2 मार्कर्स, उसके बाद हम देखेंगे 3-6 मार्कर्स. Here we have the short answer questions. You can go through them, you can read them, and you can ask any doubt if there is in the comment section below. There are 10 questions. These are from the exam point of view, and I think they are the most important questions which can come in 1 marker in your board exams. So you can take a screenshot or you can copy them down by pausing the video. So next we will see the long answer questions. Here we have the long answer type questions that comes in usually 3 or 6 markers. So you can go through these questions, you can take a screenshot or you can copy them down by pausing the video. If you have any doubt, feel free to comment down in the comment section and ask them. I would be happy to answer them. And hope you guys enjoyed the video. Hope you guys understood the chapter. If there are any doubts, I am available to you all guys. You can post your doubts in the comment section. And I hope you all found these useful. And thank you.